खबर आपको बता दें, बलौदा बाजार से प्रदर्शन के दौरान आगजनी का मामला सामने आया। राज्य सरकार अब इस मामले को लेकर सख्त और धारा 144 इलाके में लागू कर दी गई है। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। 120 से ज्यादा लोग गिरफ्तार अब तक किए जा चुके हैं और कलेक्टर एसपी पर भी गाज गिर सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान आगजनी का मामला सामने आया, जिसके बाद राज्य सरकार इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है और कुछ देखिए 120 से ज्यादा लोग गिरफ्तार अब तक किए जा चुके हैं। इस मामले को लेकर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि कलेक्टर एसपी पर भी गाज गिर सकती है। तो बलौदा बाजार से ये खबर आपको बता दें, जहां आगजनी का मामला सामने आया और प्रदर्शन के दौरान आगजनी की गई, जिसके बाद फॉरेंसिक की टीम जांच के लिए पहुंची। 120 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और बलौदा बाजार का रुख करेंगे, सीधे हमारे साथ संवाददाता खोमन साहू जुड़ रहे हैं। खोमन, कलेक्टर एसपी पर भी कार्रवाई की बात सामने निकल कर आ रही है, इसके साथ ही 120 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी अब तक किए जा चुके हैं। देखिए ऋतु, एसपी और कलेक्टर पर तो गाज गिरना तय है और इसके साथ ही जिस तरीके से कल आगजनी का मामला आया था, आज तस्वीर क्या है वो थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस ने अब तक कितने सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एसपी कार्यालय है, आप देख पा रहे होंगे ऋतु, वहाँ आगजनी की घटना हुई है। वो बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है और बहुत सारे लोग जिस तरीके से घटना हुई है उसको देखने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि बलौदा बाजार में धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन उसके पहले की ये तस्वीर में दिखाता हूँ किस तरीके से जो लोग हैं वो भी इतनी बड़ी घटना को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। जो गाड़ी जली हुई है उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक ऋतु अब संख्या 120 से बढ़कर 130 हो गई है। 130 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जो वीडियो सामने आया था, जो घटना का वीडियो सामने आया है, उसी को साक्ष्य बनाकर पुलिस लोगों को देख रही है और उसी के हिसाब से गिरफ्तारी कर रही है। 130 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया गया है। ऋतु, ये तस्वीर भी दिखाते रहता हूँ और आपको जानकारी भी दूंगा कि किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। ये देख सकते हैं जो कांच है वो टूटा हुआ नीचे गिरा हुआ है और गाड़ी की जो तस्वीर है वो भी मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। और अलग अलग तरीके से जो पुलिस है वो लोगों को लगातार ट्रेस कर रही है। जो लोग कल घटना को अंजाम दिए हैं उसकी लगातार पूछताछ कर रही है और अभी तक 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल गृह मंत्री भी यहाँ पहुंचे थे जी। अब आने वाले दिनों में और भी वीडियो फुटेज जो सामने आएंगे ऋतु, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी घटना है ऋतु, क्योंकि लगातार जो बलौदाबाजार जिले की बात करूं तो बलौदाबाजार जिले में बहुत सारे ऐसे गांव आते हैं जो लोग फरियाद लेके इसी कलेक्ट्रेट ऑफिस, इसी एसपी कार्यालय पहुंचते हैं और यहां से उनकी समस्याओं का हल होता है। लेकिन खुद जो एसपी कार्यालय वो जल कर खाक हो गया है, जहां से न्याय की उम्मीद लेकर लोग पहुंचते हैं। वहीं ये देख सकते हैं जिला कार्यालय है, मेरे सहयोगी जो है किशन साहू दिखा रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट तस्वीर आपको दिखाता हूँ ऋतु, ये जो झंडा आप देख पा रहे होंगे, मेरे सहयोगी किशन आपको दिखा रहे हैं, ये सतनाम समाज का झंडा है। यही जो है बलौदाबाजार के जिले के जो कलेक्टर है वो झंडा फहराया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर देख पा रहे होंगे, जो सतनाम समाज के जो लोग हैं वो झंडा उनके समाज का टांग दिए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कल जिस तरीके से ये कर्मचारी भी लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, और अब समझा जा सकता है किस तरीके से अब आने वाले दिनों में कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना हुई, सरकार के 3 मंत्री यहां पहुंचे थे और एसपी, कलेक्टर, तमाम लोगों को निर्देशित किया गया है कि जो भी इस घटना में शामिल है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऋतु, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने की बात तो कही जा रही है, इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी, बने रहेगा खोमन। लेकिन इसी बीच दर्शकों को ये भी बता देते कि अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ सामने आया है, विस्तार से आपको ये जानकारी देते। तो देखिए कब क्या हुआ, 15 मई को धार्मिक चिन्ह जैत खान को क्षतिग्रस्त किया गया था। 15 मई से इसकी शुरुआत हुई। 16 मई को लोगों का कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद 17 मई को यानी कि अगले दिन पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। आगे क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। 19 मई को गिरफ्तारी की मांग की गई और इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम लगाया गया। 19 मई को ही पूर्व मंत्री रुद्र कुमार ने कार्रवाई की मांग भी उठाई।
इसके साथ ही आपको ये भी बता दें 19 मई को बिहार निवासी 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। मांग लगातार की जा रही थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और बिहार निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार 19 मई को किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों ने पुलिस को बयान भी दिया। 19 मई को ही आरोपियों से पूछताछ की गई, जहां उन्होंने बयान दिया नल जल योजना काम में ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा था। ये उन आरोपियों का कहना है जो बिहार के रहने वाले जिन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसीलिए शराब के नशे में तोड़फोड़ की गई थी। तो देखिए इसी तोड़फोड़ को लेकर गिरफ्तारी हुई। फिर उसके बाद अगले दिन 20 मई को समाज के लोगों की एक बैठक हुई और सतनामी समाज के लोगों की बैठक में जो दोषी हैं उन्हें पकड़ने को लेकर चर्चा की गई। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 20 मई को ही बैठक के बाद 9 जून को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने न्यायिक जांच के निर्देश दिए कि इस मामले की न्यायिक जांच की जाएगी और आंदोलन से बचने की अपील भी इस मामले में की गई, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन की बात कही जा रही थी। तो वहीं कलेक्टर की समाज के लोगों के साथ भी इसी बीच एक बैठक भी हुई और आंदोलन से बचने की अपील भी की गई। वहीं जांच और कार्रवाई की मांग लोग करते रहे। 21 मई को लोगों का ये कहना था कि जांच की जाए, मामले में कार्रवाई की जाए। पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन के जरिए कार्रवाई करने की मांग लगातार उठाई गई। 9 जून को अचानक से लोग उग्र हुए और बवाल बढ़ गया। कई दिनों बाद ये बवाल बढ़ता है। 9 जून को अचानक लोग उग्र हो जाते हैं और बवाल बढ़ जाता है। 9 दिन को समाज ने एक दिन की प्रदर्शन की अनुमति भी मांगी थी। आपको बता दें कि प्रदर्शन की बात बीते समय से कही जा रही थी और 10 जून को आपको बता दें कि ये प्रदर्शन हुआ जिसमें आगजनी हुई। और सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से संवाददाता खोमन साहू का। खोमन, जिस तरह से देखिए पहले से ही कहा जा रहा था कि प्रदर्शन किया जाएगा, गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद से आगजनी की घटना घटित होना कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। खोमन, निश्चित तौर पर और बिल्कुल सही कहा ऋतु आपने, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था, क्योंकि जो सतनाम समाज के लोग हैं उन्होंने अनुमति मांगी थी। अनुमति के बाद ही प्रदर्शन किया जाता है। तो ऐसे में जब प्रदर्शन किया गया था तो जितने लोग बलौदाबाजार में इकट्ठा होने वाले थे ऋतु, उसके हिसाब से पुलिस प्रशासन की तैयारी नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन एक हफ्ते से इस आंदोलन की जो तैयारी, इस प्रदर्शन की तैयारी सतनाम समाज के लोगों ने कर दी थी। इसकी सूचना प्रशासन को भी दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं ढिलाई बरती और यही कारण था कि इतनी बड़ी घटना को कहीं ना कहीं जो अंजाम दिया गया है। अब आगे जो पुलिस की कार्रवाई यही जारी रहने वाली है ऋतु की। जो फुटेज में जो लोग सामने आए हैं, जिनका फुटेज सामने आ रहा है, उसको गिरफ्तारियां की जा रही। अब संख्या जो बढ़कर हो गई है ऋतु, 140 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, खुद आईजी यहाँ पहुंचे थे, एसपी पहुंचे थे, कलेक्टर पहुंचे थे, सभी लोगों ने अलग अलग वीडियो के माध्यम से पुलिस को निर्देशित किया कि कौन कौन, क्योंकि इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर के लोग इकट्ठा हुए थे ऋतु। पूरे प्रदेश भर से लोग अलग अलग जगहों से आए थे बलौदाबाजार जिले में, क्योंकि सतनाम समाज ने अपील की थी कि जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर इस प्रदर्शन में शामिल हो। तो यही कारण है। अब फुटेज खंगाले जा रहे हैं, फुटेज के हिसाब से आगे अभी और कार्रवाई जारी रहेगी ऋतु। बिल्कुल खोमन, इसके साथ ही देखिए सतनामी समाज वो समाज है जो छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में समाज के लोग रहते हैं। गुरु खुशवंत साहब का इसे लेकर एक बयान भी सामने है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन क्या लगता है सरकार का क्या कुछ रुख इस पूरे मामले पर हो सकता है? खोमन, देखिए सरकार चाहती कि शांति व्यवस्था कायम रहे, चूंकि छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और सरल होते हैं ऋतु। लेकिन कल जिस तरीके की घटना सामने आई, उसके बाद सरकार के तीन मंत्री आधी रात को घटना स्थल पर होते हैं। खुद गृह मंत्री विजय शर्मा एसपी से, आईजी से, कलेक्टर से बात करते हुए स्थल पर आते हैं, स्थल पर आकर बातचीत करते हैं। इसके अलावा सतनामी समाज के ही दयाल दास बघेल वो भी घटना स्थल पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा बलौदाबाजार के विधायक हैं और मंत्री हैं टंकराम वर्मा, वो भी यहीं मौजूद रहते हैं। तो कितनी गंभीरता है सरकार पर, इस पर समझी जा सकती है। एक दिन पहले ही सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा तमाम जो घटना हुई थी उस पर कर दी थी। अब समाज के लोग उग्र हुए, उसके बाद इस तरीके से प्रदर्शन सामने आया। अब सरकार चाहती है कि जिस मामले को जो समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे आपस में बैठकर बातचीत करें, इसका हल क्या हो सकता है। अब सरकार इस तरीके से बढ़ रही कि किस तरीके से शांति से निपटाया जाए। लेकिन दूसरी ओर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है
उस पर सरकार अब कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ऋतु जी बिल्कुल, कार्रवाई हो रही है और 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। खुमन, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और केंद्र में सरकार बनने के साथ ही अब सरकारी कामकाज में तेजी भी आ रही है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता से प्रभावित सरकारी कामों में अब तेजी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने केंद्रीय योजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही प्रदेश के हर निकाय में नगर वन बनाया जाएगा। वन विभाग के रुके हुए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। साथ ही 40 जिलों में मानव रहित AI चेक पोस्ट भी बनाने की तैयारी है। तो सरकारी कामकाज में अब तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि आचार संहिता हट चुकी है और सरकारी कामकाज में अब तेजी होगी। वन विभाग के रुके हुए प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलेगी। तो केंद्र सरकार के गठन के बाद मध्य प्रदेश में मोहन सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई बैठकों में शिरकत करेंगे। सीएम कैबिनेट की बैठक के बाद दोपहर 12 बजे बीते 6 महीने की विभागीय उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। सीएम दोपहर 1 बजे वन विभाग की बैठक करेंगे। शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग कार्यक्रमों में वर्चुअली शिरकत करेंगे। तो एक्शन में है मोहन सरकार और आज बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। पूरे दिन भर मोहन सरकार बैठकें करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई बैठकों में शिरकत करेंगे। तो आज होने वाली मध्य प्रदेश सरकार की बैठक में 3 बड़े एजेंडे हैं। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान को मंजूरी मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कृषि के बिजली कनेक्शन के लिए नई सब्सिडी योजना को मंजूरी दी जा सकती है। तो वहीं मुहासा बाबई इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर एक प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की सहमति मिल सकती है। तो मोहन कैबिनेट आज बैठक बेहद खास है, क्योंकि कई अहम मुद्दे आज रखे जाएंगे जिन पर चर्चा होगी और इन प्रस्तावों को मंजूरी आज दी जा सकती है। और मध्य प्रदेश में मिली हार के बाद कांग्रेस ने कमर कस ली है। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं पर अब गाज गिरेगी। मुंह दिखाने वाले कार्यकर्ताओं की छुट्टी होगी और बैठक में जीतू पटवारी ने नसीहत दी है। संगठन में कसावट लाई जाए, ये कहना है जीतू पटवारी का। हार के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब सक्रिय नजर आएगी। नए सिरे से युवा कांग्रेस संगठन बनेगा और आपको बता दें कि निष्क्रिय कार्यकर्ताओं पर गाज गिरेगी, यानी कि जो कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा और एक नई रणनीति पर कांग्रेस काम करती हुई नजर आएगी। और इधर छत्तीसगढ़ में फिर स्काई वॉक मामले की फाइल खुलेगी। आचार संहिता की वजह से फाइल रुकी हुई थी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों से जानकारी मंगाई है। बता दें, विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब छत्तीसगढ़ में फिर स्काई वॉक मामले की फाइल खुलेगी। आचार संहिता के चलते इस पर जांच रुकी हुई थी, लेकिन अब आचार संहिता हट चुकी है और अब स्काई वॉक मामले की फाइल एक बार फिर खुलेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों से जानकारी भी मंगाई है। आचार संहिता की वजह से फाइल रुकी हुई थी और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, बीते दिनों चुनावी आचार संहिता लगी हुई थी, जिस वजह से इस मामले को लेकर जांच रुकी हुई थी, लेकिन अब आचार संहिता हट चुकी है और अब स्काई वॉक मामले की फाइल खुलने वाली है। बिल्कुल, देखिए, आचार संहिता के बाद में इसको लेकर तेजी से कामकाज जो है वो किए जा रहे हैं और डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इसको लेकर जानकारी मंगाई है। लेकिन ऋतु, सबसे पहले तस्वीर में ये दिखाता हूं कि ये स्काई वॉक देखिए, क्योंकि ये 77 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था और 2017 पर इसे मंजूरी दी गई थी। उस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, रमन सरकार थी, तब इसको मंजूरी दी गई थी और जिसके बाद 2017 से लेकर 2018 तक इसमें तेजी से काम तो चले, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसको काम को रोक दिया गया, इसे गैर उपयोगी बताया गया, उसको चलते ही इसको रोक दिया गया था, जिसके वजह से ये अब खंडहर में तब्दील होने लगा है। साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि 50% से ज्यादा के कामकाज जो है वो जो है इसके हो चुके हैं। तमाम तरीके से एलिवेशन के साथ में काम किए गए हैं, लेकिन अब जो इस पे सामग्री लगाए थे वो जंग के रूप में तब्दील होने लगे हैं, उनमें जंग लगने लगा है और जो तमाम तरीके से जो पार्ट्स लगाए गए थे, करोड़ों रुपए के पार्ट्स हैं,
वो तमाम पार्ट्स को भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। और स्काई वॉक के ऊपर का हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कहीं पे भी स्काई वॉक पे चढ़ने की जगह जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और कई सालों से ये पड़े होने रोहित की बने वजह से रहेगा, लौटेंगे आपके पास, बने रहेगा रोहित। और इसी बीच चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली वॉर मेमोरियल से, सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं वॉर मेमोरियल और ये सीधी लाइव तस्वीरें देखिए। तो वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं अमित शाह और शहीदों को नमन कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। बता दें मोदी कैबिनेट का गठन हो चुका है और ये सीधी लाइव तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लगातार बने हुए हैं। रोहित, इस मामले को लेकर आप जानकारी दे रहे थे। विधानसभा में भी देखिए स्काई वॉक का मुद्दा खूब गूंजा है, इसे लेकर बयानबाजी भी खूब हुई है। फिलहाल किस तरह की सियासत देखने को मिल रही है रोहित? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के मुख्य सड़क पे ही ये जो कहीं न कहीं खंडहर होता हुआ ये जो है वो दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट अगर इस तरह से खंडहर होता है, 77 करोड़ रुपए जनता के पैसे इस पर लगे हैं, जिसमें अधिकांश काम पूरे कर लिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी चर्चा करती हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। और विधानसभा चुनावों के दौरान पे भी स्काई वॉक का मुद्दा रायपुर संभाग में खूब गूंजा, खूब इसको लेकर चर्चा हुई। विधानसभा पे भी जो उस समय के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे राजेश मूरत, उन्होंने सवाल उठाया है और कई तरीके से इसको लेकर ये कहा गया कि जांच की जाएगी। और 4 अप्रैल को विस्तार न्यूज ने अपने सबसे बड़ी जो सबसे कार्यक्रम है विस्तार विशेष, उस पर इसका मुद्दा उठाया था। उसके बाद जो डिप्टी सीएम अरुण साव है, उन्होंने कहा था कि इसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, जानकारी एकत्रित की जाएगी और काम एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लग गई, जिसके वजह से जो कामकाज है वो रुक गए हैं। और देखिए आप तस्वीर पे अभी फिर एक बार दिखाता हूं मैं आपको कि इस का काम कितना पूरा हो गया। देखिए साइड में जो पिलर्स लगाए गए थे, उस पिलर्स के ऊपर का काम जो है वो पूरा हो गया है। अंदर कंक्रीटिंग की जो रोड बनाई जा रही थी, जिस पर लोग जो पैदल यात्री चढ़ते, उस कंक्रीटिंग की रोड के काम भी जो है वो लगभग पूरा हो चुका था। सिर्फ कई जहां पे डाइवर्सन दिए गए थे, लोगों के उतरने चढ़ने के लिए बनाया गया था, तो वो जो है वो उसका बस जो है वो कहीं ना कहीं काम पूरा नहीं हो पाया है और उसका काम जो है वो पूरा किया जाना है। लेकिन लगभग काम पूरा हो चुका है और इस पर सरकार को जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो इसी तरीके से जो खंडहर है वो खंडहर में तब्दील हो जाएगा। तो नए सिरे से इसका कामकाज कराना, नए सिरे से इस पर काम करवाना कहीं ना कहीं सरकार के जेब के लिए भी महंगा साबित होगा। अगर इसको तोड़ते चुनौती भी होगा, लेकिन देखना होगा कि कब से काम शुरू होगा और क्या इस पर निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया रोहित आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और इसी मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं। देखिए, जहाँ तक स्काई वॉक की बात है, मैंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है विभाग से और बहुत जल्दी उस रिपोर्ट का अध्ययन करके सरकार उस पर निर्णय करेगी। आज की परिस्थितियों में उन कामों की स्थिति और कामों की आवश्यकता, इन सब बातों पर विचार करके निर्णय करेंगे। तो स्काई वॉक मामले की एक बार फिर से अब फाइल खुलेगी, क्योंकि आचार संहिता के पहले जिस तरह से जांच की बात कही जा रही थी, फिर आचार संहिता लगी और अब आचार संहिता हटने के बाद इस मामले में एक बार फिर से फाइल खुलेगी और काम शुरू किया जाएगा। और चलिए प्रोजेक्ट से परेशानी तक अब तक क्या हुआ बताते हैं। तो देखिए महज 15 दिन में टेंडर निकाले गए थे और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि चंद महीनों में ही इस प्रोजेक्ट की कीमत भी बढ़ी थी। तो 2017 में ये प्रोजेक्ट लाया गया था, 15 दिन में महज टेंडर निकाले गए थे। 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया गया जो 78 करोड़ का हो गया। साल 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके बाद आपको बता दें साल 2019 में इसके काम पर रोक लग गई। 70% काम तब तक पूरा हो चुका था 2019 तक, जब इस काम में रोक लगी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। कांग्रेस का कहना था कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। तो वहीं भूपेश बघेल ने इसकी जांच एक कमेटी को सौंप दी। 4 साल बाद भी अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब रिपोर्ट कब सामने आएगी, फाइल कब खुलेगी, ये देखना होगा, क्योंकि आचार संहिता हट चुकी है और जिस वजह से फाइल रुकी हुई थी अब वो वजह साफ है। और अब देखना होगा कि कब तक
स्काई वॉक का काम अब फिर से शुरू होगा। तो 2017 का ये प्रोजेक्ट है। 2017 में ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में लाया गया था और इसकी 50 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन 15 दिन में टेंडर निकाले गए और कुछ ही महीनों में इस प्रोजेक्ट की कीमत 50 करोड़ से बढ़कर 78 करोड़ हो गई। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल ने आरोप भी भ्रष्टाचार के लगाए थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उड़ीसा की। आज उड़ीसा में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बता दें, हाल ही में उड़ीसा में विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक उड़ीसा में होने जा रही है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज उड़ीसा में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल की बैठक होनी है आज और इसी बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। इधर आंध्र प्रदेश कैबिनेट के लिए टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी में समझौता हुआ है। डिप्टी सीएम बन सकते हैं पवन कल्याण। तो आंध्र प्रदेश कैबिनेट को लेकर भी ये बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश कैबिनेट के लिए टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी में समझौता हुआ है। पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो डिप्टी सीएम बन सकते हैं पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश कैबिनेट में समझौता हुआ है। टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी के बीच में समझौता हुआ और डिप्टी सीएम का पद आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण को सौंपा जा सकता है। तो सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी के बीच समझौता हुआ है और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। సంవత్సరాలుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నాను। నేను ఎప్పుడు కూడా तो आंध्र प्रदेश से तस्वीरें भी आपने देखी और कैबिनेट के लिए टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी में समझौता हुआ है।